दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इकाई 6 के बारे में, जिसका नाम है भाषा एवं सोच। ये यूनिट भी दोस्तों आपका 10 नंबर का है और इसके सारे जो इस शॉर्ट नोट्स हैं हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहाँ से सीधा क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला टॉपिक हम इसमें देखेंगे, आयु में वृद्धि के साथ साथ भाषा का विकास किस प्रकार होता है। और तो यहाँ देखेंगे हम जीवन के प्रारंभ से ही बच्चे अपनी आवश्यकताओं को व्यक्त करने के लिए अपनी आयु के अनुसार संकेत तथा भाषा का प्रयोग करने लगते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें कि जन्म से तीसरे सप्ताह में रोकर भूख लगना, है ना, और पीड़ा होना व्यक्त करते हैं। कुछ भी अगर बच्चे को चाहिए होता है तो वह रोने लगता है ना, किसी भी चीज़ की उसके पास कमी होती है तो वह रोने लगता है, तो हम समझ जाते हैं कि उसको किसी चीज़ की आवश्यकता है। प्रारंभिक महीनों में बच्चा अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालता है तथा माता पिता और परिवारजन से उत्तेजना पाकर वह स्वयं ही प्रसन्नतावश कुछ ध्वनियों को दोहराने लगता है। सीखने की प्रक्रिया में दूसरे लोग इसे क्या कहना चाह रहे हैं इस बात को समझने हेतु वह अनुमान भी लगाता है। जैसे जब हम बच्चे को बुलाने के लिए कहते हैं इधर आओ, तो साथ में हाथ का इशारा भी करते हैं। वह शब्दों को भी सुनता है और इशारे को भी देखता है और इन दोनों का आपस में संबंध बनाकर क्या कहा जा रहा है इसका आकलन करने का प्रयास करता है। कई शब्दों को वह अपनी सुविधानुसार परिवर्तित करके और नए शब्द बनाकर भी प्रयोग कर लेता है। आयु में वृद्धि के साथ साथ भाषा भी परिपक्व होती जाती है, शब्द भंडार में वृद्धि होती जाती है। बच्चे धीरे धीरे सरल से कठिन वाक्य की ओर बढ़ने लगते हैं। पहले वह शब्द पुकारने शुरू करते हैं, शब्द पढ़ने लगते हैं, फिर वो वाक्य पर आते हैं। तो चौथे वर्ष की आयु तक बच्चों की वाक्य रचना में काफ़ी सुधार हो जाता है। वह व्याकरण के नियमों का पालन करने लगता है, वह सही उच्चारण का प्रयास भी करने लगता है। आगे हम इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे कि संप्रेषण की क्या अवधारणा होती है। संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य विचारों तथा भावों का आदान प्रदान है। पत्र, पुस्तक, ईमेल आदि द्वारा सूचनाएं या विचार प्रेषित करना भी एक प्रकार का संप्रेषण है, क्योंकि इसमें विचार या सूचना किसी स्रोत से सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति तक पहुंच रही होती है। संप्रेषण एक व्यापक संप्रत्यय है। यहाँ विचार, सूचना या संदेश भेजने का कार्य एक पक्षीय न होकर द्वि या बहुपक्षीय बन जाता है। प्रेषणकर्ता तथा प्राप्तकर्ता दोनों ही हो सकते हैं। संप्रेषण प्रभावी होने के लिए यह आवश्यक है कि संप्रेषण सामग्री उपयुक्त, सार्थक एवं रुचिकर होनी चाहिए। जो कुछ भी स्रोत द्वारा प्रेषित किया जाता है, प्राप्तकर्ता उसे ग्रहण कर उस पर अनुक्रिया करता है और उचित संप्रेषण माध्यम की सहायता से स्रोत पर पहुंचता है। इसी की प्रभावशीलता पर स्रोत को प्राप्तकर्ता के मध्य संप्रेषण चालू कर रहना निर्भर करता है। अब यहाँ हम देखेंगे कि संप्रेषण के क्या क्या प्रकार हैं। तो शाब्दिक में क्या प्रकार हैं और अशाब्दिक संप्रेषण के क्या प्रकार हैं। तो पहले बात करते हैं शाब्दिक संप्रेषण की। तो इसमें 3 प्रकार होते हैं। पहला है इसका मौखिक। मौखिक में हम उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं बोलना, गीत, कविता आदि ले सकते हैं इसमें। और दूसरा जो दृश्य है, यानी कि देखकर हम जो संप्रेषण करते हैं, उसमें उदाहरण ले सकते हैं तस्वीर, मानचित्र, फिल्म या चार्ट आदि इसमें ले सकते हैं। और नंबर 3 पर है लिखित, यानी कि लिखा हुआ। तो लिखा हुआ क्या होता है, किताबें, पत्रिका, मैसेज, समाचार पत्र या कोई लेख आदि हो सकते हैं। अब बात करते हैं अशाब्दिक संप्रेषण की। तो इसमें पहला हम लेंगे मुख मुद्रा, यानी कि मुख को देख करके उसके भाव हम समझने लगते हैं, तो वो मुख मुद्रा में आएगा। आगे है आँखों की भाषा। आँखों के देखकर आँखों के इशारे जब हम समझने लगते हैं तो वह आँखों की भाषा समझ जाते हैं। नंबर 3 पर होगा शारीरिक भाषा। शारीरिक भाषा का हम उदाहरण के तौर पर लेंगे कि जब हम हाथ पैर से कुछ इशारा करते हैं तो उनके इसमें लिया जाएगा। अगला है ध्वनि संकेत, यानी कि हम बोलकर कुछ उसे संकेत देते हैं सामने वाले को, श्रोता को, तो उनको इस श्रेणी में लिया जाएगा ध्वनि संकेत की में। और संकेतात्मक कूट भाषा, और जो सीधी भाषा होती है एक संकेतों के माध्यम से, यानी कि किसी तीसरे को उस बारे में पता ना चले, तो संकेतिक भाषा में संकेतात्मक जो कूट भाषा है उसमें लिया जाता है। इस बारे में दोस्तों आप ऐसे बड़ा चढ़ाकर अगर आपको ऐसा बड़ा प्रश्न इसका आ जाता है तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बड़ा टॉपिक, बहुभाषिकता। इसका दोस्तों छोटा प्रश्न भी आपको पूछ सकता है कि बहुभाषिकता क्या है, और बड़ा भी प्रश्न दोस्तों इसमें आ सकता है। बहुभाषिकता
जब भी किसी से संप्रेषण करते हैं तो उससे हम जितने भी भाषाएं जानते हैं उनके शब्दों का प्रयोग करते हैं, इसे ही बहुभाषिकता कहते हैं। यदि हमने बहुभाषिकता में बोलने की छूट दी जाती है तो हम सहज महसूस करते हैं, और यदि हम किसी को किसी एक ही भाषा का बोलने में प्रयोग करने के लिए कहें तो वे बहुत ही असहज महसूस करेंगे। यानी कि दोस्तों देखो, उदाहरण के तौर पर हम लेंगे कि हम नॉर्मली कौन सी भाषा बोलते हैं, हिंदी। तो हिंदी भी हम पूरी प्योर हिंदी थोड़ी बोलते हैं, आधी अंग्रेजी उसमें, आधी मतलब हमारी ढूंढाड़ी जो नॉर्मल सामाजिक हमारी भाषा है तो उनको यूज में ले लेते हैं। तो इस प्रकार हम क्लियरिटी में एक भाषा का प्रयोग करने में थोड़ा सा असहज या मतलब थोड़ा डर सा महसूस करेंगे कि कैसे शब्दों को बोल पाएँ। जो भाषा हम लिखते हैं या बोलते हैं उसकी जड़ें विभिन्न समुदायों की अनेक भाषाओं की स्मृतियों का हिस्सा है। ऐसे में भाषा के लचीलेपन और बहुरूपी स्वभाव को संवेदनशीलता से समझने की ज़रूरत होती है। आगे हम देखते हैं कि रमाकांत अग्निहोत्री इस सिलसिले में कहते हैं, यही नहीं कई परिस्थितियों में ऐसा भी होता है कि दो या दो से अधिक भाषाएं मिलीजुली बोली जाती है। सही है, ऐसा हमारे साथ भी होता है दैनिक हमारे जीवन में। ऐसी प्रक्रिया में भाषाएं समृद्ध होती है, न कि खिचड़ी बनती है। अतः भाषा विविधता न तो कोई समस्या है और न ही पिछड़ेपन का प्रतीक, बल्कि यह भारतीय समाज के लिए वरदान है। भाषा और सोच में क्या संबंध है? यूनिट का दोस्तों नाम है हमारे भाषा व सोच। तो इसमें संबंध क्या है? तो पहला इसमें टॉपिक हम लिख सकते हैं, पहला पॉइंट, कि सोचने के लिए भाषा एक माध्यम हो सकती है पर आवश्यक नहीं है। नंबर 2 पर हम देखेंगे, हम सामान्यतः उसी भाषा में बोलते हैं या सोचते हैं जो हमारी सामान्य बोलचाल की भाषा होती है। सही है, नॉर्मली हम मान लो कुछ काम कर रहे हैं, हमें कुछ सोचना है तो इंग्लिश में थोड़ी सोचेंगे, हिंदी में सोचेंगे, या फिर जो हमारी नॉर्मल भाषा है ढूंढाड़ी या उसमें मारवाड़ी में, तो उसमें सोचेंगे। सही है ना। नंबर 3 पर हम देखेंगे, तो जो सुन या बोल नहीं सकते वे देख पढ़ तो सकते हैं। जो सुन या बोल नहीं सकते वे देख या पढ़ तो सकते हैं, संकेत भाषा में बात भी करते हैं और उसी अनुरूप सोच भी सकते हैं। नंबर 4 पर हम उदाहरण लिखेंगे इसका, सोच भाषा ज्ञान से परे है, पर फिर भी जिसका भाषा ज्ञान अच्छा है उसे सोचने हेतु स्पष्ट शब्दावली मिल जाती है और यह निश्चित हो जाता है कि सोच को बेहतर बनती है। 5वें नंबर पर हम देखेंगे कि भाषा और सोच में घनिष्ठ संबंध है, दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हम यहाँ देखेंगे कि भाषा विकास की पियाजे की अवधारणा। जीन पियाजे दोस्तों आपके रीड सिलेबस में भी आपको मिलेगा, तो थोड़ा इसको आपको क्लियरिटी से थोड़ा अच्छे से इसको देखना है। पियाजे भाषा को जन्मजात नहीं मानते हैं, भाषा विकास का स्रोत है जब जीव एवं वातावरण के बीच की अंतःक्रिया है। बच्चा किस प्रकार के वातावरण में संपर्क में आता है उससे उसकी सोच व मानसिक स्थिति में भी बदलाव आता है, यही बदलाव उसके भाषा विकास को आगे बढ़ाता है। बच्चा किस प्रकार के वातावरण के संपर्क में आता है उससे उसकी सोच व मानसिक स्थिति में भी बदलाव आता है, यही बदलाव इसके भाषा विकास को आगे बढ़ाता है। उदाहरण के तौर पर हम देखें तो बच्चा जैसे उसका समाज बोलता है, उसका समाज रहता है, जिस प्रकार से उसका परिवार रहता है उसी के अनुरूप खुद को ढाल लेता है, उसी का एक हिस्सा बन जाता है। जैसी भाषा का वे प्रयोग करते हैं उसी का वह करने लगता है। और अगर अच्छा समाज होगा, अच्छा यानी कि शिक्षित होंगे सब, तो वह अच्छे परिवेश में पलता है तो अच्छी उसकी नॉलेज होगी, अच्छा उसका परिवेश होगा। और अगर डाउन जो है बैक सिटीज़ में, तो वहाँ पे उसका जो है लालन पालन या फिर उसकी जो भाषाएं हैं, उसका बोलने का तरीका, रहन सहन, वो सब काफ़ी प्रभावित होते हैं। पियाजे की अवधारणा के 2 भाग हैं, 2 वर्गों में विभाजित कर किया है इसमें, समायोजन में और आत्मसात करना में। ये कोई प्रश्न दोस्तों बड़ा इसका आता नहीं है, पर थोड़ा सा आप इसमें देख लें। आगे हम देखते हैं वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विकास। अभी हमने देखा जीन पियाजे के बारे में, अब इसमें दूसरा है वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विकास। वाइगोत्स्की का मानना था कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास अंतर्वैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होता है। बच्चे का एक संभाविक विकास स्तर होता है जिसे वह स्वयं प्राप्त नहीं कर सकता है, इसके लिए इसे
कुशल या जानकार मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। वाइगोत्स्की इसे समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं, जिसमें वह कुशल सहयोगियों की मदद से कठिन कार्यों को कर लेते हैं। बच्चों को दोस्तों हमेशा से ही गाइडेंस की ज़रूरत होती है। अगर हम उसे बच्चों को सही गाइड करेंगे तो वह प्रगति करेंगे। और इसी में दोस्तों आगे हम देखें, उदाहरण लेकर के देखें तो उदाहरण स्वरूप 5 वर्ष की 2 बालिकाएं किसी समान समस्या पर कार्य कर रही हैं। यद्यपि दोनों को ही माता पिता या शिक्षक या अपने बड़े बूढ़ों द्वारा निर्देश मिलने पर भी एक बच्ची जो है उस कार्य को कर लेती है, और जबकि एक बच्ची उस कार्य को नहीं कर पाती। तो अब प्रश्न यह उठता है कि दोनों बच्चियां एक ही संज्ञान स्तर पर हैं। वाइगोत्स्की इसका विरोध करते हैं कि नहीं, दोनों जो बच्चियां हैं वो एक ही संज्ञान स्तर पर नहीं हैं। यानी कि दोस्तों दोनों बच्चियों को एक ही समस्या दी जा रही है और उनको दोनों को ही निर्देश दिए जा रहे हैं कि आपको ऐसे ऐसे इसको समस्या को सोल्व करना है। बट वहाँ पे एक बच्ची जो है पूरा जो सोल्व कर देती है, बल्कि दूसरा ऐसा नहीं कर पाती। इसका कारण दोस्तों हम यह ले सकते हैं कि दोनों की जो समीपस्थ विकास के क्षेत्र अलग हैं, जिनमें वे स्वतंत्र रूप से क्या कर सकते हैं और बड़ों की सहायता से क्या कर सकते हैं में अंतर होता है। आसपास ऐसे अनेक उदाहरण मिल जाएंगे जिनसे स्पष्ट होता है कि भाषा का विकास जो है समाज में रहकर होता है। वाइगोत्स्की का मानना है कि बच्चे अधिकाधिक निजी संभाषण का उपयोग करते हैं। वे सामाजिक रूप से उन बच्चों से ज़्यादा दक्ष होते हैं जो ऐसे संभाषणों का उपयोग नहीं करते हैं। आगे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हम देखेंगे कि बच्चों में आयु के अनुसार संप्रेषण की प्रक्रिया क्या होती है। आयु के अनुसार संप्रेषण यानी कि सीखने की जो प्रक्रिया होती है उनकी किस प्रकार से प्रभावित होती है, किस प्रकार से उनमें सीखने की जो प्रक्रिया है बढ़ती जाती है। तो पहले हम क्या देखेंगे कि जो बच्चा होता है पैदा हुआ यानी कि उसकी शेषावस्था शुरू होगी, तो 1 साल से छोटे बच्चे जिन्होंने शब्द बोलना नहीं सीखा है वे अपनी आवश्यकताएं व्यक्त करने के लिए विभिन्न ध्वनि निकालते हैं। यानी भूख उसको लग रही है तो रोने लगेगा, उसको कुछ खिलौने चाहिए या खिलौना उसका कहीं गिर गया नीचे तो भी वह रोने लगेगा। तो हम उससे समझ जाते हैं कि ध्वनि के साथ हाव भाव से भी अपनी बात कह देते हैं। माँ या देखभाल करने वाले उनकी बात समझ सकते हैं। बच्चा रोना, किलकारी मारना, चिल्लाना, उकारना आदि ध्वनि से वह अपनी इच्छा जैसे भूख लगना, खेलना है, पास आना है, पसंद नापसंद आदि बता देता है। अब छोटा बच्चा है दोस्तों, जॉब के टेंशन या और कोई टेंशन के लिए तो रोएगा नहीं, तो जाहिर सी बात है उसको खेलने के लिए या दूध के लिए ऐसे ही वह रोएगा या भूख के लिए ना। अब दोस्तों दूसरे नंबर पे क्या आती है कि पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था जो होती है 2 वर्ष से बड़े बच्चों में शब्द भंडार तेजी से बढ़ने लगता है। वे छोटे छोटे वाक्य बोलना प्रारंभ करने लगते हैं, आसपास से, परिवार से, समाज से सीखने लगते हैं, मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे घर में बड़े बोलते हैं उनका अनुसरण करने लगते हैं। बात करने का तरीका, शब्दावली बहुत कुछ वैसी ही होती है जैसी वे सुनते व देखते हैं। सही है। इससे संबंधित मस्तिष्क में धारणा बनाते हैं, विश्लेषण करते हैं और अपनी भाषा ज्ञान के साथ नए प्रयोग भी करते हैं। उनके संप्रेषण में सीधापन झलकता है। जो सोचते हैं, देखते हैं, वही बोलते हैं। बातों में कल्पना का पुट भी होता है। बच्चे होते हैं दोस्तों, झूठ बोलना थोड़ी आता है उनको। बच्चे सच बोलते हैं, जैसा उन्होंने देखा है, जैसा उन्होंने सुना है, जैसा उन्होंने सीखा है वैसा ही बोलते हैं वो। आगे हम देखेंगे बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था में क्या देखेंगे, 5 वर्ष की आयु के बाद बच्चों का संप्रेषण कौशल और तीव्र गति से विकसित होने लगता है। बच्चों के शब्दकोश में संप्रेषण हेतु पर्याप्त शब्दावली होती है। वे वाक्य की संरचना से स्वतः ही परिचित हो जाते हैं एवं उनका सही उपयोग करने लगते हैं। शारीरिक अभिव्यक्ति, चेहरे के भाव, आंखों के संकेत आदि भी परिमार्जित होने लगते हैं। इस आयु तक बच्चे सामान्यतः विद्यालय जाने लगते हैं और लिखना पढ़ना भी सीखने लगते हैं। अब आगे आएगी पूर्व किशोरावस्था। 11 वर्ष की आयु तक संप्रेषण कौशल का आधारभूत विकास हो चुका होता है। अभ्यास व अवसर मिलने पर निर्भर करता है कि बच्चे संप्रेषण कौशल में कितना निपुण हुए हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप इसमें लिख सकते हो। आगे दोस्तों एक वैज्ञानिक इसमें और आया था जिसका नाम है नोम चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास के बारे में दोस्तों इन वैज्ञानिकों ने कहा है। और नोम चॉम्स्की भी दोस्तों इनमें से एक है। तो इसका प्रश्न भी दोस्तों आपके आने के चांसेस हैं, तो थोड़ा सा इसे भी हम देख लेते हैं। चॉम्स्की का विश्वास है कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है।
बच्चे जब अपने परिवेश में बढ़ते हैं तो वहाँ से भाषा भी ग्रहण करते चले जाते हैं। उसी के सहारे नए नए वाक्य बनाते हैं। वाइगोत्स्की, पियाजी और चोम्स्की इसी विचारधारा का समर्थन करते हैं। फिर भी इनकी विचारधारा में थोड़ा बहुत अंतर है। भाषा केवल अनुकरण करके ही नहीं सीखी जा सकती है। भाषिक अर्जन क्षमता द्वारा सीमित वाक्यों को सुनकर असीमित वाक्यों को बोलना ही सीखने का क्षमता विकसित करता है। चोम्स्की की मान्यता यह है कि भाषा विकास अनुभवों का परिणाम नहीं है। वे मानते हैं कि भाषा विकास में वातावरण उद्दीपन का काम तो करता है, लेकिन वातावरण में उसका विकास नहीं होता। जिस व्यक्ति को जो समुदाय मिलता है वह उसकी भाषा सीख जाता है। सही है। जैसे बाल साहित्य में मोगली नामक पात्र जंगल में जानवरों के साथ पला बढ़ा है, तो उनकी भाषा भी जानवरों वाली हो जाती है। भाषा विकास के महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से हैं? पहला है शारीरिक परिपक्वता एवं स्वास्थ्य। तो शारीरिक परिपक्वता में दोस्तों अगर आपके पास ये टॉपिक आ जाता है तो आप इसमें आराम से शारीरिक परिपक्वता यानी कि शरीर का विकास आप इसमें लिख सकते हैं। शरीर के विकास में स्वास्थ्य से और भाषा के सीखने में क्या संबंध है आप इसमें आसानी से लिख सकते हैं कि हम जिस प्रकार से हमारा शरीर बढ़ता जाता है, हमारे सोचने समझने की क्षमता बढ़ने लगती है। अगर बाई चांस दोस्तों हमारा दिमाग बढ़ नहीं पा रहा है या फिर हम बोल नहीं सकते हैं, किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, तो हम एक तीव्र बुद्धि वाले बालक के समान नहीं हो सकते हैं, हम बैकवर्ड में चले जाते हैं। तो इस तरह से आप इसमें लिख सकते हैं। और नंबर 2 पर है मानसिक परिपक्वता, यानी कि दिमाग अगर आपका परिपक्व नहीं है तो आप पढ़ाई नहीं कर सकते, आप किसी चीज़ों को समझ नहीं सकते। तो इस तरह से आप इसमें आसानी से लिख सकते हैं। नंबर 3 पर है सामाजिक व सांस्कृतिक परिपक्वता, यानी कि अगर समाज आपका शिक्षित है, समाज आपका स्टैंडर्ड लेवल का है, तो आप उसमें आसानी से स्टैंडर्ड लेवल की तैयारी आप कर सकते हैं। आप अच्छा बोलना, अच्छा खाना, अच्छा आपका परिवेश, सब कुछ आपका अच्छा है तो आप अच्छे बनेंगे। अगर कमज़ोर है, परिवार ख़राब है, परिवार में गालियाँ वालियाँ चलती है, तो फिर वो परिवेश आपका ख़राब है तो आप अच्छा नहीं सीख सकते। तो इस तरह से आप इसमें लिख सकते हैं। तो दोस्तों यार यही थे आप अपने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने देख लिए हैं। इनकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसकी पीडीएफ डाउनलोड आसानी से कर सकते हैं। और मेन बात दोस्तों, आपको चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना है। हमारे चैनल पर दोस्तों आपको सारे वीडियोज़ मिलते रहेंगे ऐसे ही। और जल्द मैं कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों कि जल्द कम से कम समय में आपको सारे वीडियोज़ में अवेलेबल करवा दूँ। और एक बात दोस्तों, आपको चैनल को सभी अपने BSTC फ्रेंड्स को शेयर करना है। और जल्द मिलते हैं अगले यूनिट के साथ।